हसीना पारकर के हस्बैंड को कत्ल कर दिया गया। जुर्म उसका क्या था कि वो बहनोई था दाऊद इब्राहिम का। उस वक्त तक हसीना पारकर एक घरेलू खातून थी। जब मुंबई अटैक्स होते हैं और पुलिस इसको जलील और रुस्वा करती है, तब ये हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम बन जाती है। उसने अपने भाई का सारा कारोबार संभाल लिया। बाज इलाकों में वो दाऊद इब्राहिम से भी ज्यादा वजनी थी। कोई भी बिल्डिंग बननी होती थी मुंबई में तो इससे इजाजत ली जाती थी। हसीना पारकर पे 30 से 35 मुकदमात भत्तेखोरी के थे। एक बड़ी शख्सियत को फोन करके हसीना पारकर के लोगों ने लाहौर में भत्ता मांगा गया। हसीना पारकर की डेथ के बाद हसीना पारकर का जो नेटवर्क था वो खत्म हो गया या वो भी एक्टिव है? अपनी जिंदगी में उसे किसी अदालत में कोई सबूत पेश करके सजा ना दिलवाना किसका कसूर है? बॉलीवुड के फनकार दाऊद इब्राहिम से ज्यादा हसीना पारकर की पूजा करते थे, लेकिन बाज कहानी ऐसी हैं जो उसकी डेथ के साथ ही दफन हो गई। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की क्रिमिनल जिंदगी को समझा। हसीना पारकर कौन थी? हसीना पारकर की अंडरवर्ल्ड में कैसे एंट्री हुई? हसीना पारकर के सामने मुंबई पुलिस बेबस क्यों थी? मुंबई की इस गॉड मदर ने कैसे दाऊद इब्राहिम के बिजनेस को संभाला? ये सब जानिए इस पॉडकास्ट में। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और नई मुस्तफा साहब आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहें। नईम साहब, दाऊद इब्राहिम कास्कर की बहन, मुंबई अंडरवर्ल्ड की गॉड मदर हसीना पारकर की कहानी क्या है? देखें, हसीना पारकर की जो जराइम की ज़िंदगी है ना, उस पे गौर से पहले एक बात जो मैंने कहनी है वो ज़रूरी है कि ये हमारा जो दाऊद इब्राहिम का प्रोग्राम था ये उससे गुज़श्ता से पैवस्ता है। दाऊद इब्राहिम के प्रोग्राम को नाजरीन ने जो पजीराई दी वो काबिल तारीफ़ है, और उसी के जो हमें फॉलोअप में ये ख्वाहिश मिली और ये उन्होंने कहा नाजरीन ने हमारे कि आप उनकी बहन और उनके ख़ानदान के बारे में बताएं। बहन अपनी जगह, उसके बच्चे, दाऊद इब्राहिम की औलाद, उनके और बहन भाई, उनके वालिद, हम बहुत डिटेल में तफसील से दाऊद इब्राहिम के प्रोग्राम में बता चुके हैं। लेकिन ये जो हसीना पारकर है, इसे आप अंडरवर्ल्ड की आपने कहा गॉड मदर है जी। भारत ने इसे फिल्म बनाई क्वीन ऑफ मुंबई, हसीना पारकर क्वीन ऑफ मुंबई। फिर इसे आपा यानी बड़ी बहन का दर्जा दिया। फिर इसी को माफिया क्वीन भी कहा गया। मतलब आप इसे हीरोइन कहते हैं या विलन कहते हैं, ये भारत का अंदरूनी मामला है या उनका अपना बयानिया है। हसीना पारकर की मुजरमाना ज़िंदगी जो है ना, उसके कई पहलू हैं। वो किन किन मराहिल से गुजरी और किन किन मसाइब से गुजरी, मुसीबतें, मुश्किलात भी उसकी ज़िंदगी में बेतहाशा हैं, और उसकी जो ज़िंदगी नशेब व फराज से भरी पड़ी है, उसका सिर्फ आप हालात ज़िंदगी का इब्तदाई दौर देखें ना, तो ये 1959 में इसकी पैदाइश 59 में पैदाइश होती है। महाराष्ट्र जी, बहुत नामवर इलाका है भारत का। रत्नागिरी एक ऐसी जगह है जहाँ बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा हुई। कई नामवर शख्सियात इसी इलाके की पैदावार हैं। ये वहाँ पैदा होती है। 12 बहन भाई हैं, उनमें 7वें नंबर पे थी ये। दाऊद इब्राहिम 3रे नंबर पे और उनमें ये 7वें नंबर की बहन। वालिद इनके हेड कांस्टेबल थे। हम बता चुके हैं इब्राहिम कास्कर के हवाले से भी मुतनाज़े है उनकी अपनी मीडिया इंडस्ट्री भारत की। कुछ लोग ये कहते हैं जी कि वो कास्कर साहब जो थे वो बड़े नमाजी परहेजगार आदमी थे और आखिर वक्त तक जो है वो एक इस्लाहकार के तौर पे मशहूर हुए, और मस्जिद में खिताबत भी करते थे, मौज़्ज़िन भी थे और मस्जिद में दर्स भी देते थे। और दूसरी तरफ एक बयानिया ये सामने आया ताकि वो दाऊद इब्राहिम को और उनकी बहन को या उनके और 2-3 भाई जो हैं जो इस फील्ड में जो गैंग वॉर का हिस्सा बने, उन पे कोई इल्ज़ाम फिट कर सकें, उसके लिए उनके वालिद पे भी इल्ज़ामात लगते रहे जो कभी साबित नहीं हुए, तस्दीक नहीं उनकी हुई। लेकिन जहाँ तक हसीना पारकर का ताल्लुक़ है तो इस बारे में आप जहन में रखें कि इन्हें आपा का दर्जा दिया गया। आपा कहते हैं हिंदी ज़बान में, उर्दू ज़बान में ये मुश्तरक लफ्ज़ है। आपा कहते हैं बड़ी बहन को। बड़ी बहन से मुराद ये जो माँ का दर्जा रखती है, वो बहन जो माँ का दर्जा रखती है। इनकी वालदा जो थी ना, आमना बीबी,
आमना बीबी घरेलू खातून थी, उनका कोई ताल्लुक नहीं था, वो बच्चों की परवरिश करती थी। अच्छा, ये भी तो घरेलू खातून थी, ये कैसे फिर अंडरवर्ल्ड में आ गई? देखिए ये घरेलू खातून थी, लेकिन जब इनके हस्बैंड को कत्ल किया गया, इब्राहिम पारकर, उनको कत्ल, बाद उन लोग उनका इस्माइल नाम लेते हैं। हाँ, ये कंफर्म नहीं हुआ, बीबीसी ने इब्राहिम पारकर लिखा है, विकिपीडिया पे इस्माइल पारकर है। इस्माइल और इब्राहिम का तनाज़ा जो भी हो, लेकिन जो इनके हस्बैंड थे वो बेसिकली एक छोटे दर्जे के आर्टिस्ट थे, छोटे दर्जे के, बड़े दर्जे के नहीं थे, फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट थे। लेकिन उसके बाद वो कारोबारी शख्सियत के तौर पे सामने आए, रेस्टोरेंट के ऑनर बन गए। 2-3 रेस्टोरेंट थे, बाकायदा चेन थी उनके रेस्टोरेंट की बाद में। लेकिन उनको जिसने कत्ल किया, और कत्ल किस तरह किया पता आपको? उनकी हसीना पारकर से या उनके हस्बैंड से कोई दुश्मनी नहीं थी जिन्होंने कत्ल किया। गौली गैंग जो था, बड़ा मशहूर था गौली गैंग वहाँ उस जगह, जीजे जिसे कहते थे, वो जीजे जो था उस गैंग ने कत्ल किया सिर्फ रिवेंज में दाऊद इब्राहिम के। अब आप यहाँ मिसाल दे सकते हैं कि अभी ख्वाजा तारीफ गुलशन तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को कत्ल किया गया, उसी दुश्मनदारी में जो उनकी बालाज के कत्ल के बाद शुरू हुई, या टीपू के कत्ल के बाद शुरू हुई, या उनके दादा बिल्ला ट्रकों वाला के अमीरुद्दीन के कत्ल के बाद। ये दुश्मनी जो तीसरी नस्ल में आई थी तारीफ गुलशन के पास, तीसरी नस्ल थी ना बालाज, तीसरी नस्ल की दुश्मनी में तीफी भट्ट पे मुकदमा दर्ज होता है, और उस मुकदमे का कोई ताल्लुक नहीं था, किसी किस्म का वास्ता नहीं था जावेद भट्ट से। जावेद भट्ट यानी तीफी की बहन और अपने हस्बैंड और अपने बेटी, इनके साथ बच्चों को लेने जा रही थी, अपने पोते नवासे, उनको लेने जा रही थी स्कूल से, और रास्ते में कत्ल हो गई। वो कत्ल जावेद भट्ट सब हुए, बहन को भी गोलियां लगीं। तो ये हसीना पारकर के जो कदर मुश्तरक है इस हमारे पाकिस्तान पे, अगर जो दुश्मनी की सियासत है या दुश्मनदारी है, डेरेदारी है, वो डेरेदारी समझ लें कि अब वहाँ इंडिया में थी। मुंबई, लाहौर तो इतना बड़ा गैंग वॉर का, कराची भी इतना बड़ा नहीं है शहर जितना मुंबई जो है, मुंबई जिसे आप कहते हैं, मुंबई जो है वो मरकज़ है दुश्मनदारी का, सियासत का, इंतकामी सियासत का, खूनरेज़ी का, और बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का एक सेंटर ऑफ एक्टिविटी है। उस मुंबई में हसीना पारकर के हस्बैंड को कत्ल कर दिया गया। जुर्म उसका क्या था कि वो बहनोई था दाऊद इब्राहिम का। उन्हें कत्ल करता है एक बड़ा बदनामे ज़माना ग्रोह था वहाँ का, गौली गैंग का, अरुण गौली ग्रोह था, अरुण गौली, गौली गैंग कहते थे। जी ने ये बाकायदा कत्ल करके इकरार जुर्म भी किया, इस ग्रोह ने दावा किया कि हमने मारा है। और क्यों मारा? सिर्फ दाऊद इब्राहिम की वजह से, कि दाऊद इब्राहिम का बहनोई है। उस वक्त तक हसीना पारकर एक घरेलू खातून थी, आपने कहा ना उनका हाउस वाइफ के तौर पे, वो घरेलू ख़वातीन जिस तरह की होती हैं आम रूटीन में, उस तरह की खातून थी, खातून खाना। वो खातून खाना को जब ये पता लगा कि मेरे भाई का बदला मेरे खामिन से लिया गया, तो उसने अपने जहन में इंतकाम बिठा लिया। इंतकाम क्या था कि मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। और फिर कहा यह जाता है कि अपने भाई से उसने बात की, और उसने कहा जी कि दाऊद आप बदला लो या ना लो, मैं इसका बदला लूँगी। और मैं गौली गैंग जो है, उसके बाद ये जीजे हस्पताल शूट आउट, ये शूट आउट एक प्लान था, मंसूबा था, बाकायदा प्लानिंग थी, जिसमें उन्होंने कहा जी कि पता ये लगा कि जहाँ जहाँ ये इनका ग्रोह है वहाँ हम हमले करेंगे, और अपने इस कत्ल का, बहनोई के कत्ल का, इब्राहिम जो था, ये इब्राहिम पारकर के कत्ल का बदला लेने के लिए ये दाऊद इब्राहिम के लोग सरगर्म हो गए। उस वक्त दाऊद इब्राहिम के शकील छोटा, राजन छोटा, ये लोग बड़े एक्टिव थे, और बम्बई में लोग इनके नाम से खौफ खाते थे उस टाइम पे, क्योंकि 1986 के अंदर दाऊद इब्राहिम दुबई जा चुका हुआ था, और ये वाक़या होता है 1991 में। 91 में जब ये वाक़या हुआ तो दाऊद इब्राहिम यहाँ नहीं था, लेकिन दाऊद इब्राहिम को जब इत्तला पहुंची और उसकी बहन ने यह कहा कि ये हमारी गैरत को चैलेंज है, हमारे ख़ानदान को चैलेंज है, और पर्टिकुलरली दाऊद इब्राहिम को चैलेंज है, तो इस चैलेंज का मुकाबला करने की ठान ली उन्होंने। और उनका जी कि हम किसी तौर जहाँ कहीं इस गौली गैंग का शख्स मिलेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पहला हमला हुआ, अस्पताल का मनसूबाबंदी जो थी, शूट आउट, हॉस्पिटल शूट आउट जो था, वहाँ 4-5 अफराद मौके पे मारे गए, 1-2 बाद में भी डेथ हुई, ये वहाँ मारे गए। उसके बाद इस खातून ने
अपनी जो रिहाइश थी वो तब्दील करके एक अपार्टमेंट में चली गई। और वो अपार्टमेंट ऐसा था, चौथी पांचवी मंजिल पे था, वो बलाई मंजिल में। वो अपार्टमेंट 10 साल तक मरकज़ रहा, पुलिस के बकौल वो मरकज़ रहा उस गैंग वॉर का जो भारत में मुंबई से महाराष्ट्र तक जारी थी। वो जितनी गैंग वॉर थी और वो जितने के जितने ये कहते हैं ना कि अंडरवर्ल्ड सारे का सारे का जितने लोग मेन थे उनका आना जाना था इस फ्लैट पे, इस अपार्टमेंट में। फ्लैट कहते हैं, चौथी पांचवी मंजिल पे। उस फ्लैट में इस खातून ने मरकज़ बना लिया और इसने ये कहा कि अब मैं कमांड कर रही हूँ इस डी कंपनी, समझते हैं आप किसे कहते हैं डी कंपनी? हमने पिछले प्रोग्राम में तस्करा किया। दाऊद इब्राहिम की कंपनी। दाऊद इब्राहिम की कंपनी थी वो। कंपनी एक तो ट्रेड कंपनी थी ना, तिजारती सरगर्मियाँ थी उसकी। एक उसकी कंपनी वो थी जो छोटा राजन और शकील छोटा, इनकी जो डी कंपनी बनी हुई थी, उस कंपनी ने इसको मरकज़ बना लिया, इस फ्लैट को जो इसने ख़रीदा था। अच्छा, इसके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्पी का बाइस होगी। वो कौन सी? कि इसको अच्छे घर का बड़ा शौक था। हसीना पारकर की जो लाइफ हिस्ट्री है ना, उसमें ये दर्ज है कि हसीना पारकर खूबसूरत घरों की शौकीन थी और पुलिस ने जो उसके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए, उन मुकदमात में तफ्तीश में मिस्ल में ये तहरीर है कि फ़लाँ घर बहुत खूबसूरत था तो ये अपने ग्रोह के लोगों को भेजती थी कि वहाँ कब्ज़ा कर लो। लेकिन मेरी इत्तला ये है कई घर परचेज़ भी किए इसने। तो ये जो काम था, हसीना पारकर के बारे में मशहूर हो गया कि वो जी अच्छा घर जो बन जाता है वो उसे अच्छा लगता है और वो उस पर काबिज़ हो जाती है। ये अपार्टमेंट भी उसको अच्छा लगा था। इस अपार्टमेंट को खूब सजाया बनाया और फिर इसे सो कॉल्ड अंडरवर्ल्ड का मरकज़ बना दिया, सेंटर ऑफ एक्टिविटी बना दिया। इस सेंटर ऑफ एक्टिविटी में जो लोग, जिन लोगों का आना जाना था, उन्होंने पहला टारगेट किया हसीना पारकर के हस्बैंड इब्राहिम पारकर के उन कातलों को, मुबैना कातलों को जिसका ताल्लुक़ गैंग से था। और वो गैंग जो है ना, गौली गैंग जो था, वो गौली गैंग इतना ताकतवर नहीं था जितना ताकतवर ये दाऊद इब्राहिम डी कंपनी थी। उसका मुकाबला बहुत छोटे लेवल का था, लेकिन इस ग्रोह ने, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हसीना पारकर उनकी लीडर थी, उसने चुन चुन के मारे और उस गैंग का नामो निशान भी नहीं है। इस वक्त तक स्टेटस ये है कि ये हसीना की ज़िंदगी में जो इंतकाम, खूंरेज़ी, बदमाशी, आप इसे डेरेदारी कहें, जो भी आया ना, वो ये मोड़ अब उसके हस्बैंड के कत्ल के बाद आया है, 91 के बाद। और अच्छा, उसमें 91 के बाद तो ये मोड़ आया ना कि उसने इंतकाम की ठान ली। लेकिन 93 जो मुंबई धमाके होते हैं, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो लामहला रूपोश होना पड़ा दाऊद इब्राहिम को। दाऊद इब्राहिम पे इल्ज़ाम लग गया कि मुंबई धमाकों का जो सरपरस्त है, जो पीछे ब्रेन है, वो दाऊद का है, डी कंपनी का है। 93 से पहले क्या दाऊद इब्राहिम वापस आया था दुबई में जो फरार हुआ था? मुंबई धमाकों से पहले वो दुबई से यहाँ आया। किस पर्पस के लिए? वो तो आया था जनाजे में अपने बहनोई की रसूमात में शिरकत के लिए। 91 में आया और वो वहाँ तक रहा उस वक्त तक जब उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा। पुलिस ने जब ये कह दिया कि मुंबई ब्लॉस जो हैं उसका सरपरस्त दाऊद इब्राहिम है, डी कंपनी इसकी मनसूबाबंदी में शामिल थी और उसी की रहनुमाई में सारा काम हुआ है, तो दाऊद इब्राहिम जो है ना वो फरार हासिल करके वापस दुबई चला गया। लेकिन भारतीय मीडिया ने क्या प्रोपेगेंडा किया? भारतीय मीडिया ने कहा कि ये पाकिस्तान में रुपोश है। भारतीय पुलिस ये कहती रही कि जी वो कराची में है, वो कहते हैं दुबई में है। वो आपस में तनाज़ा खड़ा हो गया उनका कि ये है कहाँ रुपोश। लेकिन ख्याल ये है कि ये दुबई में था, लेकिन इसका अपनी बहन से पूरा राब्ता था। हसीना पारकर ने अपने खामंद इब्राहिम पारकर के कत्ल के बाद जो इंतकामी सियासत की, जो मेन ग्रुप लीड किया, लेकिन 93 के बाद जब उसको पता लग गया कि दाऊद इब्राहिम की अब वतन वापसी यानी भारत वापसी नामुमकिन है, मुंबई वो नहीं आएगा, तो उसने अपने भाई का सारा कारोबार संभाल लिया। कारोबार तिजारती और ये दुश्मनदारी का, डेरेदारी का, नंबरदारी का, चौधराहट का,
ये सारा कारोबार हसीना से संभाल लिया। और कैसे संभाला इस तरह कि इसने ये अनाउंस किया कि अब मैं हूँ। अगर आपने भारत में जो फिल्म बनाई है हसीना पारकर पे, क्वीन ऑफ मुंबई, क्वीन ऑफ मुंबई जो है, उसमें उन्होंने खुद तस्लीम किया है कि ये बाकायदा एक शहजादी की ज़िंदगी गुजार रही थी। शहजादी की ज़िंदगी गुजारते गुजारते इसने, जब भारतीय पुलिस ने मुंबई अटैक्स के बाद इसके घर पे छापे मारने शुरू किए, हर रोज़ थानों की तलबीनामे आते थे। अच्छा, एक और बात बड़ी अजीब है कि इस पे कई मुकदमात दर्ज हुए, अदालतों में ज़ेर समाअत रहे, पुलिस ने कई FIRs की, इस पर कोई 50 से ज़्यादा FIR, लेकिन सिर्फ एक बार ये अदालत में पेश हुई। 88 मुकदमात इस पे टोटल, 88 मुकदमात में से जो अनाउंस थे, जो दर्ज हुए ज़ेर समाअत आए अदालतों में, वो 88 हैं अब तक। और हर रोज़ ही होते रहे वो तो मुकदमा। उस दौर में तो बहुत आशा हुए, 90s में तो सारे मुकदमे 90s के। अदालत में सिर्फ एक बार पेश हुई। पुलिस न सिर्फ ये कि इसे तलबीनामे भेजती रही, लेकिन इसे गार्ड भी फराहम करती रही, इसकी सरपरस्ती भी करती रही। इसका जो मरकज़ था अपार्टमेंट का, वहाँ आना जाना पुलिस अफसरों का रहा। और फिर और बढ़ के आपको इससे बात बताऊं, इसके बहुत देरीना भी और गहरे भी। किस तरह के कि पुलिस की बड़ी बड़ी पार्टियों में इसको मदऊ किया जाता, जो बड़ी बड़ी महफिल थी वहाँ ये जाती थी। सियासतदानों के साथ इसका सियासतदानों से बड़ा गहरा ताल्लुक था इसका, पुलिस अफसरों से, एजेंसीज से और गैर मुल्की। अच्छा, अब ये बात भी दिलचस्पी का बायस है कि बॉलीवुड के कई फनकार जो हैं वो इसके पास आते जाते थे, इससे रहनुमाई लेते थे। फिल्में इसके कहने पे बनती थी, बड़ी शौकीन थी। लेकिन जब मुंबई अटैक्स होते हैं और पुलिस इसको ज़लील और रुस्वा करती है, थानों के तलबीनामे भेजती है, इसके ख़ानदान पर अरसा याद तंग करती है, तब ये हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम बन जाती है। इसका प्लान था पहले कभी, या इसने माजी के अंदर अपने शोहर की डेथ से पहले, कत्ल से पहले कोई इस तरह की वारदात की थी, या किसी पर इसने कहा हो कि मैं दाऊद इब्राहिम कत्ल की के बहन बाद भी ऐसी वारदात नहीं की इसने अपने ख़ानदान की हद तक। ये अपने बच्चों को अपनी तमाम सरगर्मियों से बहुत दूर रखती थी। जिस तरह इसकी वालदा मरहूमा दाऊद इब्राहिम की वालदा ने जिस तरह बच्चों, वो जो थी ना असल आपा, तो वो थी, उसने जिस तरह परवरिश की इनकी, बच्चों से दूर रखा जुर्म को। बाप इस्लाह का दर्स देता रहा, जो हेड कांस्टेबल थे। फिर इसने क्या किया, इसके 4 बच्चे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक अलीशा पारकर, दानिश पारकर, एक कुदसिया पारकर, एक उमेरा पारकर। ये दानिश जो है ना, ये अपने मामू यानी दाऊद इब्राहिम का बहुत चहीता था। उससे इतना प्यार करता था दाऊद कि अपने बच्चों से ज़्यादा अजीज़ रखता था और अपने पास रखता था। लेकिन शूमी बदकिस्मती ये अलमिया ये हुआ कि वो एक रोड एक्सीडेंट में फौत हो गया। हाँ, 2006 की बात, जवानी में, 2006 में यंग बच्चा था, तो दानिश पारकर फौत हो गया। उस वक्त तक दानिश पारकर को या उसके बहन भाइयों को ये बिल्कुल नहीं पता थे कि हमारा मामू कितना बड़ा गैंगस्टर है, जिसको अंडरवर्ल्ड का किंग कहा जाता है। उसको ये भी इल्म नहीं था बच्चों को कि हमारी माँ हसीना पारकर जो है वो भारत की अंडरवर्ल्ड की सरबराह बन रही है, बनने वाली है या बन सकती है। ये सारी बातें थीं जो हसीना पारकर के बच्चे उससे बेखबर थे, नाबलद थे। क्यों? घरेलू खातून के तौर पे उसने घर में अपने बच्चों की परवरिश की थी। अच्छे स्कूलों में दाऊद ने भी पढ़ाया, दाऊद भी पढ़ा। देखें, बड़े स्कूलों में पढ़े हैं सारे बच्चे। जो प्लस पॉइंट्स हैं वो हैं, लेकिन जो नेगेटिव कहानी है उनमें से बहुत सी बातें तस्दीक भी नहीं हुई। इसमें भी हसीना पारकर जो है वो स्कूल में पहली जमात तक गई है, सिर्फ जो फिल्मों में भी दिखाया है और जो इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे आया है। हाँ, ये बात भी ठीक है, लेकिन बाज़ कहानी ऐसी हैं जो उसकी डेथ के साथ ही दफन हो गई, मंजर आम पे नहीं आई। और बाज़ कहानी ऐसी हैं जिनको दानिस्ता भारत ने पाकिस्तान को मोरिद इल्ज़ाम ठहराने के लिए ऐसे घड़ दिया। पुलिस की रिवायती कहानियाँ जो इस पार है ना, वो सरहद के उस पार भी हैं और मोरलेस एक जैसी हैं। अब जो जराइम पेशा गिरोह था ना, जो जराइम पेशा गिरोह यहाँ इसके अपार्टमेंट में आता था, अच्छा वो नागपाड़ा
का अपार्टमेंट था, मुझे उसका नाम भी याद आ गया। अच्छा, इसके शोहर का कत्ल हो गया, उसके बाद इसको पुलिस वाले तंग कर रहे थे, लेकिन जो इसने फैसला किया कि ये अंडरवर्ल्ड में एंट्री रखेगी, इसने कौन सी एक्टिविटीज से काम स्टार्ट किया? देखिए, मैंने आपको बताया कि नागपाड़ा को जो अपार्टमेंट लिया था 4th 5th फ्लोर पे इसने, वो सेंटर ऑफ एक्टिविटी था डी कंपनी का। उस वक्त जितने वो गैंगस्टर, मैंने नाम बताए आपको, सारे इसके पास आते थे। इसी दौरान एक तो इंतकामी जहन था इसका, जज्बा इंतकाम का था कि खामिद इब्राहिम पार्कर को मारा है इस गुरोह ने, गौली गैंग ने। फिर इसने सबसे पहले जो है ना, वो प्रॉपर्टी अपने, एक तो मैंने शौक़ बताया था इसका आपको कि शौक़ था अच्छे घरों का, तो कब्ज़े के इल्ज़ामात लगते रहे कि जो अच्छा घर बनेगा उस पर कब्ज़ा कर लेती थी या ख़रीद लेती थी या महज बयाने की रकम दे के उस पर काबिज, जो भी था। ये कहानियाँ सारी, ये सारी कहानियाँ मद्देनज़र रखते हुए इसमें एक बात आप जहन में रखें कि इसने जो प्रॉपर्टी के लोग थे, ये मुतनाज़ा प्रॉपर्टी भी ख़रीदती थी, प्रॉपर्टी के तनाज़ात जो हैं उनका भी हल करवाती थी, और वो औने पौने दामों, 25 पैसे रेट चलता था उस दौर में इंडिया में ना, 25 पैसे, यानी 100 रुपये की प्रॉपर्टी तो 25 रुपये की खरीद सकते हैं आप, इफ़ इट इज़ डिस्प्यूटेड। 2-3-4 क्लेमेंट हैं उसके, दावेदार बहुत से आ गए तो आपने सस्ते दामों, ज़्यादा सस्ते दामों बिकेगी, मुतनाज़े हो गई। ये करती थी। इब्तदा में जब इसने मरकज़ बनाया इस फ्लैट को, तो वहाँ छोटे मोटे इलाके, नागपाड़ा बड़ी गुंजान आबादी है, महाराष्ट्र के वो इलाके जिनमें एक घर में 20-20, 25-25 अफराद रहते हैं, और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं, उनमें एक ही बिल्डिंग में 700-800 अफराद रह रहे हैं, इतनी बड़ी सुकूनत है। तो वहाँ जो छोटे मोटे मसाइल थे घरेलू, खामिद का बीवी से झगड़ा, बाप का बेटे से झगड़ा, माँ का बेटी से झगड़ा, तनाज़ात गली मोहल्ले के, एक दूसरे से गिरबान, दस्तों गिरबान हो गए, ये छोटे मोटे झगड़े इसके पास आते थे और ये उनके फैसले करवाती थी। इब्तदा में इसने ज़िंदगी का आगाज़ इस कम्युनिटी सर्विसेज, ये कम्युनिटी सर्विसेज समझ लें, एक कम्युनिटी सर्विसेज ये हैं कि लोगों के मामलात छोटे हल कराते थे। और इस बारे में एक अहम बात बड़ी, मैंने पूरी तारीख़ खंगाल मारी है, बड़ी रिसर्च की है, मुझे एक वाक़या, एक केस ऐसा नहीं मिला जिसमें हसीना पार्कर ने कोई फ़ैसला करवाया हो और उस पर अमल दरामद ना हुआ हो। वहीं से इसका नाम आपा भी पड़ा। आपा इसीलिए कहते थे कि बड़ी बहन है, माँ का दर्जा रखती है। फिर इसका कहा हुआ हरफ आखिर होता था। सिर्फ ये नहीं कि मोहल्ले में, बरादरी में, ख़वातीन में, मर्दों में, ख़ानदानों में, पुलिस के जिरगों में, तफ्तीश के मराहिल पे, अदालतों में, हर फोरम पर इसके किए हुए फ़ैसले को पजीराई मिलती थी, ऑनरशिप मिलती थी। तो इसको ये एहसास शुरू में ही मिल गया बतौर आपा कि मैं तो दाऊद इब्राहिम बन सकती हूँ, मैं तो डी कंपनी की सरबराह बन सकती हूँ। मुंबई धमाके जो थे उसके बाद तो एक खला था, दाऊद इब्राहिम नहीं था, उस पर इल्ज़ाम लगा, वो मफरूर हो गया, पनाह ले ली उसने। भारत कहता है कि पाकिस्तान में ली, लेकिन इत्तला ये थी और वसूख के साथ बाखबर ज़राए ने तस्दीक कर दी कि वो दुबई के अंडरवर्ल्ड के पास चला गया। और इसके अलावा हसीना पार्कर ने भी कभी इस चीज़ का एतराफ़ नहीं किया कि वो पाकिस्तान या कराची में है, वो भी यही कहती है दुबई में भाई है। उसने ये कहा कि मेरी दुबई में बात होती है, फिर उसने अदालत में एक दरख्वास्त दी, ये बहुत कम लोगों को पता है। मुंबई की सिविल कोर्ट में हसीना पार्कर ने एक दरख्वास्त दी कि मुझे पुलिस तंग कर रही है और मेरे भाई के किसी करैक्टर से, किसी रोल से, किसी सरगर्मी से, किसी धमाके से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसने ऐलान ला ताल्लुक़ी कर दिया, जिसे पुलिस ने तस्लीम नहीं किया। पुलिस ने कहा झूठ बोलती है। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी होता है कि बहुत से करैक्टर जो हैं वो वहशियाना शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, अजियतनाक बन जाते हैं, भयानक बन जाते हैं पुलिस के रवैये की वजह से। अच्छा, फिर जब पुलिस ने इल्ज़ाम भी लगाया, कहा भी ये मुलव्विस है, तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया कभी? अच्छा, ये अजीब बात है, गिरफ्तार न करना और बात है, मुकदमात दर्ज कर लेती थी, तलबीनामे भेजती थी, परसू नहीं करती थी। वो तो सरेआम बैठी है अपने मरकज़ में, हर वक्त मौजूद है। फिल्म बनाने वालों ने तो ये तक लिख दिया कि वो पुलिस अफसरों को, सियासतदानों को बता के उनकी महफिल में जाती थी कि मैं आ रही हूँ, तो पकड़ क्यों नहीं लेते थे उसको? देखिए, एक छल्लावा लफ्ज़ इख्तियार किया गया दाऊद इब्राहिम के बारे में, कोई छल्लावा है, मिलता नहीं, मैसर नहीं, वो वहाँ ट्रेड करता रहा।
जहाज़ जो तैयारे खड़े थे उस समेत एक एविएशन सर्विसेज एयरपोर्ट का पूरा सौदा कर लिया उसने। तो वो कैसे होते रहे? ये ना कुछ बागबां हैं बरक़ो शरर से मिले हुए, वो ऐसे थे जो हसीना पारकर और उसकी बहन भाई दोनों को, दाऊद को भी प्रोटेक्शन भी देते थे। या मेरा ख्याल है कि ये कोई दानिस्ता एक्ट था, ये ना दानिस्ता नहीं था कि बेखबरी में ऐसा हो रहा हो। पुलिस के इल्म में थी इनकी तमाम सरगर्मियाँ, तमाम तौर तरीक़े। जब पुलिस ने इनको प्रोटोकॉल देना था, जब पुलिस ने इनको फैसिलिटेट करना था तो करती रही, पकड़ने की नौबत आती थी तो पकड़ती नहीं थी। कहते हैं विटनेस कोई नहीं है ये आज तक अलमियाँ देखें, अगर विटनेस नहीं थी तो आप तवातुर के साथ 6-7 साल इल्ज़ाम आयद करते रहे मुंबई धमाकों का, हसीना पारकर पे और दाऊद इब्राहिम पे। हसीना पारकर ने जिस अदालत में पेश होकर ये कहा, सिर्फ एक दफ़ा अदालत में गई, अदालत में पेश होकर कि मेरे भाई से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, पुलिस ने अपोज किया उसको, अदालत ने तस्लीम कर लिया। सिर्फ एक एक्ट किया है इमिग्रेशन ने वहाँ के, सिर्फ एक एक्ट, हसीना पारकर के ख़िलाफ़ पूरी उसकी 55 साल ज़िंदगी में, 55 साल की ज़िंदगी थी उसकी, 55 ईयर्स ओल्ड जब उसकी डेथ हुई है, 55 साल ज़िंदगी में हसीना पारकर के ख़िलाफ़ भारत के किसी इदारे ने, किसी एजेंसी ने, किसी फोर्स ने, किसी कानून नाफिज करने वाले महकमे ने एक बार अपोज किया उसको। वो क्या था? 2005 में हसीना पारकर ने एक दरख्वास्त दी इमिग्रेशन एक्ट के तहत वहाँ के पासपोर्ट ऑफिस को कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मुझे नया पासपोर्ट जारी किया जाए। कहाँ है? हर शहरी जो जहाँ का शहरी है वो अपने मुल्क से, अपने मुल्की इदारों से, कौमी इदारों से ये तकाजा कर सकता है कि मुझे पासपोर्ट नया दिया जाए। उस पर पुलिस रिपोर्ट होती है गुमशुदगी की, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं की गुमशुदगी की। पुलिस का ख्याल क्या था कि ये झूठ बोल रही है, ये पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल करेगी। पुलिस ने रिपोर्ट जमा करा दी अदालत में, अदालत में केस ज़ेर समाअत आया। हसीना पारकर के वकील ने यह कहा कि मेरी मौकला ये कहती है कि उसका पासपोर्ट मिसप्लेस्ड है, तो नया पासपोर्ट दे दें, इट इज़ एज इजी। अदालत ने उसकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को यकजा किया और ये अब भी मुंबई की एक कोर्ट में सारी की सारी 100 से ज़ायद सफ़ात की मिसल है, वो मौजूद है पासपोर्ट पे। उन्होंने ये कहा कि इसकी सारी ज़िंदगी मुजरमाना सरगर्मियों से लबरेज है, भरपूर है। ऐसी खातून को भारत का पासपोर्ट दे के फ़रार का रास्ता फराहम करना है। सिर्फ एक अपोज हुआ है पूरी लाइफ में, 55 साल ज़िंदगी। उन्होंने कहा कि इसको अगर हम ये पासपोर्ट फराहम करेंगे तो इसकी जराइम पर पर्दापोशी और इसको फ़रार का रास्ता फराहम करना है, हम इसको पासपोर्ट नहीं देंगे। इसको पासपोर्ट नहीं दिया गया और अपने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम 2014 तक ये बग़ैर पासपोर्ट वहाँ रही और इसके ख़िलाफ़ बग़ैर पासपोर्ट भी ये बाहर जाने की इसने कोई कोशिश नहीं की। क्यों? ये तो सारे कारोबार जो हैं वो लुक आफ्टर करती थी भाई के। कारोबार थे कौन कौन से? प्रॉपर्टी के कारोबार सबसे बड़ी। अब ये भी इसमें एक अहम बात है, ये भी कहा जाता है कि अगर कोई भी बिल्डिंग बननी होती थी मुंबई में तो इससे इजाज़त ली जाती थी। सर जी, मुंबई में जितने हाई राइज प्लाजे, तिजारती मरकज़, बड़े बाज़ार जितने बनते थे वो हसीना पारकर की इजाज़त से मशरूत थी उनकी तामीर। ये जब तक ओके ना करे, एक तो ये है ना कि ख़रीदती थी, प्लाजा अच्छा लगा, मैंने कहा घर की शौकीन थी, प्लाजे अच्छे लगे वो भी ख़रीद लेती थी, कब्ज़े भी कर लेती थी। ये भी भारतीय पुलिस का कहना है, कई कब्ज़ों की रपटें, रोज़नामचे, FIR दर्ज हैं इसके ख़िलाफ़ कि जी इसने फ़लाँ कब्ज़ा किया, फ़लाँ कब्ज़ा किया। लेकिन दूसरी तरफ क्या था, इसकी शख्सियत का रोब दबदबा, इसका पर्सनैलिटी वेट जो वज़न होता है, ताकत, क़ुव्वत, वो इतनी थी कि जब तक किसी प्रॉपर्टी को ये ओके सिग्नल ना दे वो प्रॉपर्टी ख़रीदार ख़रीदता नहीं था, फ़रोख्तकार बेच नहीं सकता था। एक तो ये, और उसमें भी इसका कट होता था। हाँ, सबसे अहम बात इसके बारे में ये दर्ज है कि 10% से 12.5% पे गई, 12.5 के बाद 25% तक
ये उसमें से हिस्सा वसूल करती रही। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तहत डी कंपनी का शेयर रखा जाता था। ये नहीं है आप इसे कहें कि धौंस धांधली के तहत था, ठीक है, फोर्सेबली लिया जाता होगा, लेकिन इट वॉज द पार्ट ऑफ देयर टैक्सेस कि आपने यू हैव टू पे 10 to 25% ऑफ द टोटल अमाउंट। जितनी टोटल अमाउंट थी उससे 10 से 25% हिस्सा आपने ये जो कंपनी डी कंपनी है उसका रखना है, उसमें वो मिलता था। और वो कब तक जारी रहा? जब तक इसको हार्ट अटैक नहीं हुआ। प्रेशर बहुत था इसकी लाइफ में, बहुत प्रेशर था। सबसे बड़ा प्रेशर तो ये था कि भाई 93 के बाद वापस नहीं आया, ये प्रेशर था। 91 में फिर शोहर की डेथ, 91 में फिर वो शोहर की डेथ जिसने इसको गैंगस्टर बनाया। ये सारे वाक़यात जो हैं इनको मुज्तमे करके देखा जाए तो मुझे अभी तक ये अलमिया समझ नहीं आ पा रहा और ना ये तनाज़ा हल हो पा रहा है। जहन जो है ना वो तस्लीम करने को तैयार नहीं कि एक तरफ आप उसे कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड की गॉड मदर है, गॉड फादर होता था ना, इसे गॉड मदर कहते थे। फिर आप कहते हैं कि ये क्वीन ऑफ दी मुंबई भी है, शहजादी मुंबई की शहजादी है। फिर आप उसे कहते हैं कि आपा भी है। फिर कहते हैं जी कि इसी ये माफिया क्वीन भी है। इसी सरजमीन भारत पे इसको बैक वक्त कितने अलकाब दिए गए और उन अच्छा अब इन सारी हिस्ट्री को आप पढ़ लें, इसकी मुजरमाना ज़िंदगी पे गौर रोशनी डालें आप, तो उसके बाद ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि ये हीरोइन थी या विलन थी। अगर क्वीन थी तो हीरोइन थी, अगर अंडरवर्ल्ड की माफिया थी तो विलन थी। भारत की जो सरजमीन है उसने उगला है ना दाऊद इब्राहिम को, राजुन छोटा भी उसने उगला, शकील छोटा भी वहीं से पैदा हुआ, हसीना पारकर भी वहीं आई, इब्राहिम पार का कत्ल भी उसी सरजमीन पे हुआ। भारत जितना मर्जी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि भारत में अहले भारत की गालिब अक्सरियत ने दाऊद इब्राहिम और उसकी बहन हसीना पारकर, एक पॉइंट बता रहा हूँ, उनको हीरो और हीरोइन तस्लीम किया गालिब अक्सरियत ने। कुछ लोग मुखालफत भी करते रहे, ठीक बात है, लेकिन तारीख़ इस अनमिट नकूश को मिटा नहीं सकती कि उनको जो पजीराई मिली। लेकिन इब्राहिम पारकर के कत्ल को उसकी बुनियाद पे हसीना पारकर मुजरमाना ज़िंदगी की सफ़ीर मुसाफिर बनी है। वो तवील अरसे तक घरेलू खातून रही और मरते दम तक उसने बच्चों की परवरिश शरीफाना अंदाज में घरेलू तौर पे की। उसका एक बेटा जो एक्सीडेंट में जहाँ भाग हुआ, दानिश, वो कितना अजीज था अपने मामू दाऊद इब्राहिम को, लेकिन वो भी बदमाशी करता था। वो बदमाशी करता था, 3 दफा फोन करता था दाऊद उसको। ये उनकी एजेंसियों ने ट्रेस किया कि दाऊद मुख्तलिफ नंबरों से अपने भांजे को फ़ोन करता रहा। दाऊद इब्राहिम की अपनी फैमिली, अपनी बहन की फैमिली, भाइयों की फैमिली उस तरह की बदमाश नहीं गिनी गई जिस तरह का पोर्ट्रे किया गया बाज़ ज़राए से। लेकिन एक बात बड़ी वसूख से कही जा सकती है कि अंडरवर्ल्ड के लोग तो थे ये। भारतीय अंडरवर्ल्ड जो मुंबई से दुबई तक फैला हुआ है, भारतीय अंडरवर्ल्ड को छोटा अंडरवर्ल्ड नहीं है। इसमें अरबों रुपया, भारतीय करेंसी के मुताबिक अरबों रुपया गर्दिश में आता है, अरबों रुपया, कुछ कारोबार के नाम पे, कुछ भत्ते के नाम पे, कुछ टैक्स के नाम पे और कुछ खरीदो फरोख्त के नाम पे। हसीना पारकर भी तो भत्ता लेती थी। हसीना पारकर पे 30 से 35 मुकदमात भत्तेखोरी के थे और भत्ते के बारे में एक मुकदमे में ये लिखा है कि वो सरहद पार से भत्ता मांगा गया। नाम नहीं है किसी मुल्क का, लेकिन कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की हदूद में सरहद पार, वो उसी को कहते हैं जिस तरह हम कहते हैं सरहद पार, कि पाकिस्तान के किसी बड़े फ़र्द को, एक बड़ी शख्सियत को फ़ोन करके हसीना पार करके लोगों ने भत्ता मांगा था। एक मुकदमा है। जो कंप्लेनेंट है, मुद्दई है, वो इंडियन है, पाकिस्तानी नहीं है। उसके अजीज़ थे पाकिस्तान में जिनसे लाहौर में भत्ता मांगा गया और भत्ते की ये कहानी सीना बसीना चली। और हमें एक हमारे पुलिस अफसर दोस्त ने बताया कि भारत में भी ये बाज़गश्त है, अंडरवर्ल्ड ने पाकिस्तान में भी तावान मांगा है।
इसी तरह भारत ने एक इल्ज़ाम ये लगाया कि पाकिस्तान के शहर कराची से एक शख्स ने, जो उस वक्त ज़िले हुकूमत यानी कराची डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में शामिल था, उसने फ़ोन करके मुंबई में एक शख्स से भत्ता मांगा था। ये वाइस वर्सा है, 2 वाक़यात आए थे। ये मैंने आपको ऐसी दिलचस्पी की खातिर बताएं। तो पाकिस्तान से वहाँ और वहाँ से इधर, ये सरहद आर और पार जो है, ये भत्ताखोरी के वाक़यात होते रहे। लेकिन हसीना पारकर का जो ताल्लुक़ था वो भत्ताखोरों से भी था। भत्ताखोर गैंग उसके साथियों में शुमार थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, ये गैंग सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल था। और इस सैकड़ों अफराद में जो सबसे अहम किरदार था ना, सबसे अहम किरदार वो उन लोगों का था जिनके बारे में हसीना पारकर ये अपने भाई को कहती थी, अपने भाई को, कि इनसे मोहतात रहो, ये किसी वक्त भी आपके लिए ख़तरनाक साबित होंगे। वो कौन कौन से? छोटा राजन जो है उस पर शक व शुबा का इज़हार करती थी। हसीना पारकर जो है उसने कई दफ़ा अपने भाई से शिकायत की कि तुम इसे करीब रखते हो, इसका ताल्लुक जिस हिंदू ख़ानदान से है वो तुम्हारी जान के दर पे है, वो किसी वक्त तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। और हुआ भी वो कि 3-4 बार राजुन ने जो मुखबरी की वो ये कहा कि जी फ़लाँ जगह छुपा है, फ़लाँ जगह छुपा है। और जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा कि कराची में गाजी सरकार का जो वो मज़ार है, उस मज़ार के अक़ब में जो घर है, वो भी इस राजन छोटे ने बताया। और उसी की वजह से ये बात प्रोपेगेंडा के तौर पर मशहूर होती रही कि जी पाकिस्तान में वो पनाह गुज़ीन है और वहाँ रूपोश है। और बाद में दाऊद इब्राहिम ने कत्ल के लिए भी भेजा। हमने जैसे बात की थी शुएब खान की, जिसे इब्राहिम नंबर पार्ट 2 कहते हैं, उसने भी प्लान किया था इब्राहिम भोला के ज़रिए। वो तो कहते थे कि मुंबई पुलिस, मुंबई की एजेंसीज, रॉ समेत कई इदारे दाऊद के पीछे लगे हुए थे, ताक़ुब में थे। बहन भी कहती थी कि तुम्हारे ताक़ुब में है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि दाऊद के दुबई 93 में फ़रार के बाद से 2-3 सिर्फ ऐसे आई वॉश रेड जो हैं, उस रेड के अलावा मुंबई पुलिस ने, इंडियन एजेंसीज ने, इदारों ने कोई एक्ट नहीं किया हसीना पारकर के खिलाफ। ये खामोशी क्या है? अगर वो इतनी बड़ी अंडरवर्ल्ड की सरबराह, ज़ाहिर है उसका नाम जो है वो ताकत की, खौफ की अलामत था, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई न करना जो है वो मेरी समझ से बालातर है। क्यों नहीं कार्रवाई करते? कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अच्छा, फिर आप ये देखें कि उसकी डेथ होती है 2014 में हार्ट अटैक से फौत हुई थी, मुजरमाना ज़िंदगी ख़त्म हुई थी ना। उसके असासे अरबों में थे भारतीय करेंसी के मुताबिक, जो बाद में नीलाम किए। जब उसकी जायदाद और असासों की नीलामी हुई है तो नीलामी के लिए जो लोग आए थे उनको हुकूमत ने प्रोटेक्शन दी और इसकी औलाद को उसे बेदखल कर दिया। देखिए, औलाद को तो कोई हिस्सा नहीं दिया। कहते हैं कि वो तमाम पैसा जो था वो भत्ताखोरी, एक्सटॉर्शन, उसका पैसा था। जो जायदादें खरीदी थी डी कंपनी ने, जो मुतनाज़े प्लाटों के फैसले कराए थे तहरीर के साथ कि 10 से 25% हिस्सा जाएगा डी कंपनी को, जो जायज़ असासे थे उनसे क्यों महरूम किया गया? ये भी सवालिया निशान है ना। हमारा कोई हम फरीक नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे, लेकिन जो सवाल जहन में उठते हैं वो हमारे नाज़रीन के भी उठते हैं, हमारे जहन में भी है कि आखिर क्यों उसको बेदखल किया गया। उसके अहले खाना को, चलें आप कहते हैं जी दाऊद इब्राहिम की कमाई थी, तो दाऊद इब्राहिम के असासों के अटैचमेंट तो किसी अदालत ने हुक्म नहीं दिया। मुंबई के धमाकों में यकतरफा कार्रवाइयाँ हुई हैं ना, उसे अनहर्ड सुना तो नहीं गया ना। बग़ैर शवाहिद के, बग़ैर सुने आपको फ़ैसला कैसे दे सकते हैं? इसके अलावा भी हसीना पारकर पे जो फिल्म बनाई 2017 में, उसमें भी कुछ ये नहीं दिखाया कि हमने कोई कार्रवाई की या अदालतों में उसे बार बार बुलाया गया। सिर्फ एक बार अदालत गई है, उसमें भी अदालत ने ज़मानत दे दी। एक तो वो खातून थी, ठीक है ना, दूसरा दाऊद इब्राहिम की बहन थी, तीसरा 4 बच्चों की माँ थी, 5वां भारतीय शहरी थी। लेकिन सबसे बढ़ के ये था कि उसने 93 के मुंबई अटैक्स जो हैं उसके फौरी बाद अदालत में ये डिक्लेरेशन दिया मुंबई की, और उसमें ये लिखा कि मेरा मेरे भाई की किसी सरगर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो तो कहती थी कि मेरी कभी बात भी नहीं हुई अटैक के बाद। हाँ, जबकि भारतीय एजेंसी ये कहती थी कि ये मुसलसल राब्ते में है, भांजे से तो मुसलसल राब्ते में, दानिश मरहूम से। आप मुझे ये बताएं
कि पुलिस का काम है, प्रोसिक्यूशन का काम है अदालतों को सबूत फराहम करे। अदालत तो हमेशा डॉक्यूमेंट्स पे जाती है ना। जब सबूत आया ही कोई नहीं तो अदालत ने उसको किस चीज़ की सजा देनी? और ज़मानत मिल गई। ज़मानत मिल गई, जब पेश हुई वो तो फ़ौरन घर भेज दिया। और घर भेजने के अलावा जो अदालत में प्रोसिक्यूशन ने फाइल, असल में सबमिट जो फाइल हुई थी उसमें कितने इल्ज़ाम लगे थे, अदालत ने जो ज़मानत ली उसका मतलब है उन तमाम इल्ज़ामात से बरी हो गई। अपनी ज़िंदगी में उसे किसी अदालत में कोई सबूत पेश करके सज़ा ना दिलवाना किसका कसूर है? वहाँ की पुलिस का, प्रोसिक्यूशन का, इदारों का। देखें, ये बात तो ठीक है, मैं तो तस्लीम करता हूँ क्योंकि उसकी लाइफ स्केच में ही शामिल है कि ये काम भी किया, ये काम भी किया, ये काम भी किया। कत्ल का कोई मुकदमा था उस पर? जी, कत्ल का मुकदमा था उस पर। उस पे ये जो मैंने आपको बताया कि अस्पताल में जो डायरेक्ट हमले हुए थे गौली गैंग पे, उसके तो कत्ल का इल्ज़ाम इसी पे लगा था। और कहा था कि दाऊद इब्राहिम ने बाहर से इसको हिदायत दी, उसके तहत अमल दरामद हुआ, ये तो लगा था इस पर कत्ल का इल्ज़ाम। इस तरह कई मुकदमात थे। एक वो जो सरेराह गाड़ी पे फायरिंग हुई थी वो भी इस पे लगा था। और 302 के मुकदमात में ये नामजद भी होती रही है, लेकिन किसी सबूत के, किसी शहादत के बग़ैर, किसी दस्तावेजी सबूत के बग़ैर इस पे इल्ज़ाम साबित करना मुश्किल था। और वो नहीं हुआ ना, आखिर तक नहीं हुआ। और जब इसकी डेथ होती है, देखिए पाकिस्तान की तारीख़ में, भारत की तारीख़ में बहुत कम ख़वातीन हैं जिनका नाम अंडरवर्ल्ड में आया हो। कोई गैंगस्टर हो, ये अलग बात है, छोटी बात है। मैं और बात कह रहा हूँ, इतनी ताकतवर खातून कोई नहीं मैंने देखी गैंग्स में भी। गैंग वॉर करती रही वो, गैंग वॉर की सरगना, सरप्रस्त, सरबराह जो नाम दें उसको, वो रही। ये आप कहते हैं उसको जी वो गॉड मदर है, लेकिन आपने कहा अंडरवर्ल्ड माफिया भी है। माफिया के तौर पे उसका किरदार यकीनन मुजरमाना है। एक लम्हे के लिए आप उसको भूल जाएं। आप बतौर खातून ये अंदाज़ा करें कि वो किस हद तक इतनी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थी कि लोग उसके नाम से खौफ खाते थे। जो वो कहती थी वो पत्थर पे लकीर था, जो वो दस्तखत करती थी प्रॉपर्टी के तनाज़ात पे वो हरफ आखिर था, उसे कोई चैलेंज नहीं करता था, उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता था। अच्छा, फिर एक और बात सुने, मैंने आपसे कहा ना कि वो प्रॉपर्टी जो ख़रीदी जाती थी मुंबई में, ख़ासकर कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो इसकी मर्ज़ी से होती थी, इसकी मंशा से जी। एक और बात सुने, एक बार एक शख्स ने एक मार्केट बेचना थी मुंबई के किसी सराउंडिंग में, साथ ही कोई गली थी, इलाका था, कोई था, वहाँ एक मार्केट सेल करनी थी। उस मार्केट का फ़र्ज़ करें 50 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। 50 लाख में 2-2.5 माह बाद उसकी कीमत 1.5 करोड़ हो गई। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, कीमत बढ़ गई उसकी। जब कीमत बढ़ी तो उसने कहा जनाब प्रॉपर्टी का तो स्लम्प है, तो मैं ज़्यादा पैसे क्यों दूंगा? आपने कहा मैं तो ज़्यादा पैसे नहीं देता। उसने कहा भाई इतना रेट हो गया। क्यों रेट हो गया? उसने कहा हमें इस प्रॉपर्टी पे ऑफ़र दी है इस अमाउंट की जो 3 गुना ज़्यादा है, 300%, 3 गुना ज़्यादा है। ये ऑफ़र दी है हसीना पार्कर के ग्रोह ने, गैंग ने। उस शख्स ने कहा आप अगर हसीना पार्कर को मेरा नाम न बताएं तो मैं हसीना से डबल पैसे आपको दे देता हूँ। अब ये वाक़या वहाँ रिकॉर्ड पे है। तो उसने कहा कि अगर हसीना इतने पैसे दे रही है तो मैं इसे डबल देने को तैयार हूँ आपको। खरीद ली फिर उसने खरीद ली। बाद में क्या हशर हुआ इसका नहीं पता, लेकिन ये उसने प्रॉपर्टी खरीदी। हसीना का जहाँ नाम आ जाता था वो बाज़ मुकामात पे, बाज़ इलाक़ों में वो दाऊद इब्राहिम से भी ज़्यादा वज़नी थी। इस तरह की खातून कोई और पैदा नहीं हुई जिसने इस अंडरवर्ल्ड को खातून होने के बावजूद निगरानी भी किया हो, मॉनिटर भी किया हो, सरपरस्ती भी की हो और अपने किए हुए फैसले जो हैं उन पर अमल दरामद भी कराया हो। पाको हिंद में अगर हम देखें हसीना पार्कर के अलावा कोई नज़र आती हैं हमें खातून? बिल्कुल, ऐसे कई 2 पाकिस्तान में, मैंने 2 या 3 है पाकिस्तान में, लेकिन भारत में ज़्यादा थी। 3 बहुत नामवर हुई। नंबर 1 तो हसीना पार्कर है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, बिला शक व शुबा और बिला खौफ तरदीद ये बात मैं कह सकता हूँ कि हसीना पार्कर वाज नंबर 1 एज़ फार एज इंडिया इज कंसर्न। भारत में
वो अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी नामवर खातून थी। ठीक है। और 2014 में उसकी डेथ के बाद भी, आज 10 साल हो चुके हैं, हमारे इस प्रोग्राम हम कर रहे हैं, 10 साल गुजर गए उसकी डेथ को, अब भी उसके लोग खौफ से थर थर कांपते हैं, उसके खौफ से। बाज़ लोगों को ये खदशा होता है कि कहीं ख्वाब में ही ना आ जाए वो, इतना उसका वो रौब था। ये थी मेन खातून जो भारत में रही, नंबर 1 पे, नंबर 1। फिर हाँ, एक और खातून थी जिसने, रजनी तांडन, एक अरसा तक, मतलब बड़ा मुख्तसर अरसा है रजनी का, वो रजनी भी भारत की खुफिया एजेंसियों के कहने पे भारत की 4 थानों की पुलिस को मतलूब थी। 4 थाने थे भारत के, उसको मतलूब थी। और उसकी कहानी भी इससे मिलती जुलती है। उसका शौहर अंडरवर्ल्ड में था, रहा था, उसको कत्ल किया गया था। पहले उस पर इल्ज़ाम कुछ और लगा, फिर जहर खुरानी आया, फिर उसने कहा खुदकशी है, फलान है, लेकिन ये पता लगा असल में कि उसके शौहर को मारा गया। अपने शौहर का जिस तरह इसने किया, इब्राहिम का जो असल बदला लेने के लिए ये मैदान में आई थी, इसी तरह रजनी जो थी उसने अपने शौहर के, वो शौहर पहले अंडरवर्ल्ड में गया, कत्ल हो गया, उसका बदला लेने की ठानी, लेकिन वो भी अंडरवर्ल्ड में अब भी जानी पहचानी जाती है। पाकिस्तान में 2 खवातीन थी, एक गजाला जावेद थी, कराची की, अच्छा थी दोनों कराची की। अच्छा ये बात ज़हन में रखें, ये खवातीन जो है ना, इनका बिल वास्ता बिला वास्ता मुंबई, कराची, दुबई, ये जो एंड पे ये आता है ना तीनों के, कराची, मुंबई, दुबई। आप इस ट्राइका को, इस मुसल्लस को इस तरह देखें, मुंबई, दुबई, कराची। कराची इसमें एक मुसल्लस का बहुत छोटा नुक्ता है, बहुत छोटा पॉइंट, वेरी स्लिम। ये छोटा पॉइंट जो है ना, इसमें ये 2 खवातीन आई हैं, दोनों खवातीन कराची की हैं, एक गजाला जावेद, दूसरा सुमेरा इब्रार। सुमेरा इब्रार जो है, इसका ज़रा थोड़ा सा मामला इतना शोहरत याफ्ता नहीं है। वो भी अपने शौहर की प्रॉक्सी थी। शौहर का नेटवर्क कराची में नेटवर्क था। कराची में 90s से 2010 तक ना मुख्तलिफ नेटवर्क आते रहे। एक नेटवर्क आया था भत्ताखोरी का, जुए का, कुमारबाजी का, यानी भत्ताखोरी का, जग्गा टैक्स का। जब बोरीबंद लाशें मिलती थी, वो उन लोगों की होती थी जिनसे कोई जब भत्ता मांगता था वो नहीं देते थे, इनकार करते थे। वो कहते थे ये हमें चैलेंज है। इनके जो खामिन थे इब्रार, वो उसका नेटवर्क से ताल्लुक़ था, एक सियासी लिसानी जमात थी, उससे भी ताल्लुक़ था। तो वो उस इब्रार के नेटवर्क को चलाने में सुमेरा इब्रार का, सुमेरा इब्रार इसका नाम था, उसका बड़ा किरदार था, रोल था। यहाँ की ख़वातीन गजाला जावेद और सुमेरा इब्रार, और 3 ख़वातीन भारत की, नंबर 1 मैंने आपको बताया, नंबर 1 हसीना पारकर, नंबर 1 रजनी तांडन, नंबर 2 और खुसरा बाई। उसकी क्या स्टोरी है? खुसरा कहते हैं, हमारे यहाँ पंजाब का लफ्ज़ भी है खुसरा, आप समझ लें कि शीमेल। शीमेल, अब शीमेल ये कलकत्ता में एक नेटवर्क चल रहा था बड़ा मशहूर, उसे खुसरा नेटवर्क कहते थे। उसमें क्या होता था? उसमें ये होता था कि वो लोगों को फांसती थी, नौजवानों को, वो अपनी अदाओं के ज़रिए उनको फांस के उनको अपने नेटवर्क में लाती थी, लाते थे, खुसरा देना। वो खुसरा बाई मशहूर था नेटवर्क, उसमें फीमेल, शीमेल और हीमेल, तीनों मेल वो भी थे। ये सारे के सारे नेटवर्क के ज़रिए लोगों को फांस के लाते थे। यहाँ हमारे लाहौर में वाक़यात होते रहे कि नहर पे खड़े हुए हैं, वो थोड़ा सा मेकअप करके खुसरे, और वो जो है लोगों को फांसते थे और ले जाके जो है ना उनकी डिमांड्स करते थे कि इतने पैसे ला दो, इतने मंगवा दो, वगैरह, तुम्हें कत्ल कर देंगे। फिर लाशें मिलती थी, कई लाशें मिलती रहीं। आपने एक बार वाक़या सुनाया भी था कि नहर के ऊपर तकरीबन हर दूसरे दिन जो है खुसरो की लाशें मिलती, ख्वाजा सिरा की लाशें। ख्वाजा सिरा जो थे उनकी लाशें मिलती थीं। यहाँ एक SSP CIA थे, अहमद खान चद्दड़, खुदा ज़िंदगी अब भी हैं, हयात है माशाल्लाह, 70 साल प्लस हैं। उन्होंने वो गैंग ट्रेस किया था, और वो ऐसा ग्रोह था ख्वाजा सिराओं का जो ज़्यादातर पुलिस वालों को निशाना बनाता था, और पुलिस वालों को निशाना बावर्दी को बनाता था, सादा कपड़े वालों को नहीं बनाते थे। बावर्दी पुलिस एहलकार जा रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं नहर पे, उनको बहलाया फुसलाया
और अपने फ्लैट पर ले जाते थे। फ्लैट कहाँ थे? वफाकी कॉलोनी में, धल्ला फ्लैट्स अभी बड़े मशहूर है, लियाकताबाद, ये फैसल टाउन के साथ। वहाँ ले जाते थे और फिर वहाँ से उनको लाते थे रक्षों में, ये जो आजकल चिंची रक्षे हैं उनमें रख के नहर पे लाते थे और नहर में बहा देते थे, या साइड पे वो जो वीरान जगह है, अक्सर वीराना है ना बीच में, वो जो ग्रीन बेल्ट है, वहाँ फेंक देते थे या नहर में। और पुलिस और ख्वाजा सरा की ये लड़ाई चल क्यों रही थी? पुलिस और ख्वाजा सरा की लड़ाई इसलिए थी कि ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ पुलिस ऑपरेशन करती थी कि यहाँ ना खड़े हो, तुम दाद ऐश देते हो और ये जो है बुराई है, बदअखलाक़ी है, और डंडे मारते थे। एक दफ़ा उनका जो गुरु था, गुरु कहते हैं उस ख्वाजा सरा को जो 10, 12, 15 जो ख्वाजा सरा हैं उनके गुरुओं का सरबराह होता है, उसे गुरु कहते हैं। गुरु के सर में डंडा मारा एक पुलिस वाले ने कैंपस चौक पे, न्यू कैंपस, पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस चौक है, अंडरपास से ना जाए ऊपर से कर आए, तो जो सड़क मुड़ती है शेख ज़ायद हॉस्पिटल को, उसके कॉर्नर पे खड़ा था वो ख्वाजा सरा, उसके सर में डंडा मारा। वो भगाते थे टांगों में, लातों पे टांगों में मार के कि भाग जाएं। भगाना ही मकसूद था, पकड़ना मकसूद नहीं था, उनको भगाते थे। वो उसने डंडा उसके सर में मार दिया, जो बेहोश हो गया। जब आप उनके गुरु को सर में डंडा मारेंगे तो इंतकाम तो लेंगे, तो उन्होंने इंतकाम जो है वो डंडा मार के नहीं लिया, बदला इंतकाम का इस जज्बा ये नहीं था कि डंडे मारना है। उन्होंने अपने चाल चलन से, रंग रूप से, अदाओं से उनको अपने बहरूपी अंदाज में फंसा लिया और पुलिस वालों को फंसा के बहला फुसला के अपने फ्लैट पे ले जाते थे। जो फ्लैट उनका 2 जगहों पे वो खुसरे रहते थे ज़्यादा, वफाकी कॉलोनी में धल्ला फ्लैट्स, फैसल टाउन से आगे बड़े बड़े ऊंचे फ्लैट्स हैं, वहाँ उन्होंने किराए पे फ्लैट लिए हुए थे। वो रात को सिंगार बनाओ के साथ सड़कों पे आ जाते थे और दिन को वहाँ सोते थे। तो वो रात को उनको बहला फुसला कर जो बावर्दी दिखाई दे उसको अपने अदाओं के साथ जो है वहाँ ले जाते थे और बाद में मार पीट के छोड़ देते थे। एक जिंदा शख्स जख्मी हालत में, वो समझे कि मर गया होगा, वो कांस्टेबल को जख्मी हालत में छोड़ गए। न्यू कैंपस के साथ है वो फैसल ऑडिटोरियम, फैसल के बाहर वो फेंक गए थे। खुसरे लोकल, उनको पता था। वो वहाँ से ज़ख्मी हालत में चीखते चलाते लोगों ने उसको उठाया, शेख ज़ायद हॉस्पिटल ले गए। शेख ज़ायद हॉस्पिटल में पुलिस ने तफ्तीश की, तब अहमद खान चद्दर SSP CIA थे, उन्होंने इस ग्रोह को ट्रेस किया और खुसरों को गिरफ़्तार किया। जब खुसरों को गिरफ़्तार किया तो जेन्युइनली कराची से खैबर तक खुसरों ने एहतजाज शुरू कर दिया और ये सदाए एहतजाज जो बुलंद की तो वो इतनी कारगर साबित हुई कि उनको खुसरे छोड़ना पड़ गए। तो इसी तर्ज का एक ग्रोह था, वो खुसरा बाई उसका लीडर था या उसकी लीडर थी, जो भी समझे आप, मुज़क्कर या मुन्नस। उस खुसरा बाई के ग्रोह ने अंडरवर्ल्ड में अपना नाम पैदा किया। कलकत्ता में ये ग्रोह, असल में इसकी परवरिश बम्बई में हुई थी खुसरा ग्रोह की। खुसरा बाई तो खुद बम्बई का है, लेकिन इसके वहाँ कलकत्ता में इस ग्रोह ने अपना मरकज़ तश्कील दिया था। जिस तरह नेटवर्क मुंबई में दाऊद इब्राहिम का, इसकी बहन का, इसी तरह कलकत्ता बड़ा शहर है, पूरा सूबा है। कलकत्ता में इस खुसरा बाई का गैंग था और इस तरह का गैंग था कि कलकत्ते की हदूद में ये गैंग राज करता था बाकायदा। ये मशहूर है कि राज जो है वो कलकत्ते में सिर्फ खुसरा गैंग का है। अच्छा, इसमें ख़वातीन भी थीं, मर्द भी थे, मैंने पहले बताया आपको, और खुसरे भी थे, ख्वाजा सरा जिसे कहते हैं हम लोग, वो ख्वाजा सरा भी थे। इनमें बहुत नुमाया किरदार 3 ख़वातीन का था। वो 3 ख़वातीन जो हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये हसीना पार्कर का इल्म हो। भारत में जितनी ख़वातीन अंडरवर्ल्ड में शामिल रहीं, रोल प्ले किया, सरबराही की, सरगना बनी, उनमें वो 3 ख़वातीन भी थीं जिनका ताल्लुक़ खुसरा बाई से था। खुसरा बाई गैंग कलकत्ते से मुंबई तक मार करता था। यहाँ से अक्सर लोग अगवा करके ये गैंग वहाँ ले गया और वहाँ जाके तावान तलब किया। ये कत्ल नहीं करते थे, ये बात ज़हन में रखिएगा। इस खुसरा बाई की क्वालिटी ये है कि ये कत्ल नहीं करते थे और ये वहाँ उनको तावान लेके छोड़ देते थे। इंसाफ के तकाज़ों ने ये साबित किया कि खुसरा गैंग कत्ल व गारतगरी में शामिल नहीं है, भत्ताखोरी में शामिल है, अगवा में शामिल है, अगवा बराए तावान में शामिल है।
ख़वातीन जो हैं वो ख़वातीन के पर्स भी छीनती थी, खुसरे कानों से बालियाँ भी बच्चियों को उतार लेते थे। ये वाक़यात भी होते रहे और इन पर भी दर्जनों मुकदमात हैं। खुसराबाई अब भी, अच्छा खुसराबाई के बारे में एक और समझें। हसीना पारकर के इंतकाल के बाद 2014 में हसीना पारकर के इंतकाल के बाद भी वो गैंग ऑपरेट करता रहा। अब लेटेस्ट इत्तलात मुझ तक नहीं पहुंची, लेकिन ख्याल, ये जो वाज़े ख्याल है वो ये कहा जा रहा है कि इस तरह की इक्का दुक्का वारदातें जो हैं, वो गैंग तो उस तरह ऑपरेट नहीं कर रहा, लेकिन इक्का दुक्का वारदात ये खुसराबाई की तरह के लोग जो हैं वो या उनकी साथी ख़वातीन वो कर रही हैं। भारत में 1-2 केस इस साल रमा के दौरान भी हुए हैं। हसीना पारकर की डेथ के बाद हसीना पारकर का जो नेटवर्क था वो ख़त्म हो गया या वो भी एक्टिव है? वो ख़त्म हो गया। क्यों? कि ये बात आप जहन में रखें, जब तक इस तरह के अंडरवर्ल्ड जो होते हैं इनकी ज़िंदगी होती मुख्तसर है, लेकिन उस वक्त तक ज़िंदगी बरकरार रहती है, मरने के बाद भी कह रहा हूँ, उस वक्त तक बरकरार रहती है जब तक पुलिस या इदारे चाहते हैं। पुलिस ने 2014 में, मतलब ये 6 जुलाई 2014 थी जी, 6 जुलाई को डेथ हुई है। 6 जुलाई 2014 को हसीना पारकर के इंतकाल के फौरी बाद पुलिस ने जो असल डी कंपनी थी उसको भी दफन कर दिया। हसीना पारकर की तमाम फाइलें सुपुर्द खाक कर दी और उससे बढ़ के जब उसके असासे और जायदादें नीलाम हुई, जिसमें इनके किसी अहले खाना को शिरकत की इजाज़त नहीं थी, ये कहा गया था कि उनका अजीज़ अकारिब कोई दूर पड़ेगा वो भी शामिल नहीं हो सकता, नीलामी सरकारी नीलामी थी। उसके बाद से हसीना पारकर गिरोह का कोई नामो निशान नहीं है किसी किस्म का। सारा कारोबार दाऊद इब्राहिम का भाग के सरकार जब्त कर लिया गया है, असासे नीलाम हो चुके हैं। जो महाराष्ट्र का फ्लैट था वो पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले लिया था, उसकी ताज़ा तरीन इत्तलात नहीं है कि वो फ्लैट जो है अब भी मौजूद है कि नहीं है। इसी तरह जिन अदालतों में केस थे, थानों में तो थे ही थे, अदालतों में ज़ेर समात केस थे, वो भी फाइलें दफन हो चुकी हैं। इस वक्त कोई वजूद नहीं है ना हसीना पारकर के गैंग का, ना हसीना पारकर के असासों का, ना जायदादों का। तनाज़ात भी ख़त्म हो चुके, लेकिन एक बात बरकरार है और वो फ़ैसले हैं जो हसीना पारकर ने अपनी ज़िंदगी में किए थे। लोग उसको अब भी ऑनरशिप देते हैं और पजीराई का आलम यह है कि ये एहतरामन, एजाज़ी तौर पे और फ़ख्रिया अंदाज में ये कहा जाता है कि ये फ़ैसला आपा हसीना पारकर कर गई है। और इसके अलावा भी बॉलीवुड ने फिल्म बना के हसीना पारकर का नाम हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। देखें, बॉलीवुड पे इतना राज उसके भाई दाऊद इब्राहिम ने नहीं किया जितना हसीना पारकर ने किया। उसकी वजह ये भी है ना कि मुंबई में तो हसीना पारकर थी। बॉलीवुड के फनकार दाऊद इब्राहिम से ज़्यादा हसीना पारकर की पूजा करते थे। हसीना पारकर पे फिल्म उसकी पर्सनैलिटी को उजागर करने के लिए ही बनाई गई। उसने जो बॉलीवुड पे एहसानात किए थे वो एहसान चुकाने के लिए उन्होंने उस पे क्वीन का लक़ब दे के उसको, उस फिल्म को बड़ा अच्छा, उसने बिजनेस बड़ा किया। अगर लोग खिलाफ होते हसीना के, भारतीय फिल्म साज फिल्म क्यों बनाते, पहली बात। दूसरी बात, इतनी पजीराई क्यों, उसको फिल्म को बॉक्स पर जो कामयाबी मिली है, मेरा ख्याल है कि भारत की चंद बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म थी, उसे क्वीन कहा गया। जब आप मुंबई की क्वीन कहते हैं किसी, एक इतना बड़ा एजाज़ी फ़ख्रिया लक़ब है, क्वीन ऑफ मुंबई। क्वीन ऑफ मुंबई या क्वीन ऑफ बम्बई जो है वो उसके एहसानात का बदला चुकाया गया जो उसने बॉलीवुड को प्रमोट करने के लिए चुकाया। आज के पॉडकास्ट में हमने रिसर्च करके हसीना पारकर की ज़िंदगी को समझा, लेकिन मुंबई में रहने वाले वो लोग जो हसीना पारकर को करीब से जानते हैं, वो बातें जो आज हम डिस्कस नहीं कर सके वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।